है आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप बेहतरीन होंगे। आज हम बुक 1 केमिस्ट्री जो है इसका टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं जनाब। क्वेश्चन 1, इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डैश विद इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर मीन एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन ये है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़े ग्रुप में तो साइज़ क्या करता है? साइज़ ग्रुप में हमेशा इंक्रीज़ करता है, तो डाउन द ग्रुप साइज़ हमेशा इंक्रीज़ करता है। उसकी रीज़न ये है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा ग्रुप में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगी बीटा। और अगर पीरियड में पूछते हैं तो पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन एटॉमिक नंबर। सेकंड क्वेश्चन, और ये साइज़ में जो वेरिएशन है याद रखिएगा, ये साइज़ में वेरिएशन चाहे एटम की बात करें, चाहे मॉलिक्यूल की बात करें, चाहे पॉजिटिव आयंस की बात करें, चाहे नेगेटिव आयंस की बात करें, अगर वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक ही ग्रुप में मौजूद हैं तो हमेशा साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अगर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, अगर वो एक ही पीरियड में मौजूद हैं तो साइज़ हमेशा डिक्रीज़ करेगा सर। ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस द कैटलिस्ट इज, कैटलिस्ट आयरन है, इसमें ऑप्शन हो जाएगी हमारी अल्फ़ा। आयरन के अलावा हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस अमोनिया की फॉर्मेशन का रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर जो बाकी सब्सटेंस है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सब प्रमोटर है। तो कैटलिस्ट इसमें सिर्फ आयरन है, तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में पहले 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, फिर एक हाइड्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड से अटैच है। तो ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट इन इट। ऑप्शन हो जाएगी डेल्टा। इस तरह की और एक कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे कॉपर सल्फेट है, जिसमें तमाम जो हैं वो बॉन्ड मौजूद हैं, आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट रेट ऑफ रिएक्शन। देखें, रेट कांस्टेंट के यूनिट मालूम करने के, रेट कांस्टेंट क्या होता है कि अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट एक्सप्रेशन में ये जो k है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसके यूनिट देखने का तरीका ये है, इसका शॉर्टकट ये है कि आप लिखें मोल पर dm क्यूब, यहाँ पे लिखें 1 - n पर सेकेंड। n ऑर्डर है, तो जिस ऑर्डर के लिए भी मालूम करना है आप वो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे वो लिख देंगे आप। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब जो रेट कांस्टेंट के यूनिट हैं वो वही हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं? याद रखें, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट हमेशा होते हैं मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे हम n को 0 समझ लें, n 0 समझने का मतलब है कि हम कहें 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा मोल पर dm क्यूब और 1 - 0 पर सेकेंड। 1 - 0 करेंगे तो ये 1 रह जाएगा और ये यूनिट वही बन जाएंगे मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन में ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होते हैं वही रेट कांस्टेंट के यूनिट होते हैं। सो ऑप्शन इसमें हो जाएगी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5 सर, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखें कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं विच गेन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल होता है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी
वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसलिए क्वेश्चन 5 की ऑप्शन बीटा हो जाएगी। इसके साथ साथ याद रखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग एजेंट ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी तो क्वेश्चन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का था। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज़ ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। आंसर है बीटा। ये याद रखें कि ग्रेफाइट की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बोरॉन नाइट्राइड का होता है और कैडमियम आयोडाइड का होता है, और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड का और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का होता है। ये कोवलेंट सॉलिड है, दो तरह के हैं। एक होते हैं जिनमें लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट की तरह का, एक डायमंड की तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बाकी एग्जांपल भी याद रखनी। अभी इसमें तो हमारा आंसर बोरॉन नाइट्राइड था। 7, E/m वैल्यू किसके लिए सबसे कम होगी? E/m वैल्यू जो है इसका जो आंसर है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मैस सबसे ज़्यादा है इन गैसेस में से उसकी E/m वैल्यू सबसे कम होगी। तो ऑक्सीजन का मैस सबसे ज़्यादा है तो उसकी E/m वैल्यू सबसे कम होगी। ऑक्सीजन का मैस 16 है, हीलियम का 4, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स? n एटम्स पूछें कि किस में n एटम्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो अब चलो इसे देखते हैं, थोड़ा सोच के करना पड़। इसमें देखो जो ए ऑप्शन है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एट STP, तो ये नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं। जब भी गैस बोलेंगे तो गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, स्वाय नोबल गैसेस के। तो इसका मतलब है इतना वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है 1 मोल, क्योंकि इतना वॉल्यूम है STP पे 1 मोल गैस का होता है। इसका मतलब 1 मोल N2 है। गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होगी, तो ये इतना जो वॉल्यूम होता है STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का होता है। तो 1 मोल N2 का ये वॉल्यूम है, इसका मतलब इतना वॉल्यूम है तो 1 मोल N2 है। हमें चूँकि N के मोल बताने हैं तो इसमें 2 मोल N होंगे, तो इसमें 2 मोल N है और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन चेक कर लें। बीटा है 500 cm³ है, 500 cm³, यानी अगर आप 22.414 को देखो तो वो जो है ना हमारे पास बनता 22414 cm³। तो अगर 22414 cm³ हो तो 1 मोल होता है, और अगर 500 cm³ में मोल देखने थे तो 1 ओवर जो है वो 22414 इंटू 500, तो ये आंसर बहुत कम आ जाना था। आंसर अगर नहीं भी मालूम तो हमें अंदाज़ा है कि 500 को जब यानी अगर इसका डेसिमल ख़त्म करें तो ये cm³ में क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मोल बनते हैं, और 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना वो 1 मोल हैं। तो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएंगे उसके मोल, तो इसलिए आंसर नहीं है। और इसमें देखो जो चार्ली है कि 1 मोल NH4Cl है, तो इसमें N के कितने मोल हैं? जितने N के एटम हैं तो इसमें 1 मोल N है। और डेल्टा को अगर देखें इस ऑप्शन के अंदर तो वो कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब भी 1 मोल है, और 1 मोल हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। तो 1 मोल अमोनियम क्लोराइड में N कितने मोल है? तो 1 मोल N हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मोल पूछे थे तो वो फिर ए ऑप्शन में हमारे पास आ गए। एक प्रैक्टिस की है हमने कि कैसे वॉल्यूम से मोल फाइंड करते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूल से मोल का अंदाज़ा करते हैं, और कंपाउंड में कैसे मोल का अंदाज़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनाब एक रिएक्शन गिवन है और कहते हैं कि इस रिएक्शन के लिए आप ये बताएं कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर Kc की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। Kc की वैल्यू हमेशा इस टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि ये टेम्परेचर के साथ ही चेंज हो सकती है। टेम्परेचर के अलावा Kc की वैल्यू किसी बात से तब्दील नहीं हो सकती। यानी Kc डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश होगा,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दोबारा आएगी, लेकिन Kc की वैल्यू अगर चेंज हो सकती है तो सिर्फ टेम्परेचर से और किसी से चेंज नहीं होगी। और वो भी कैसे चेंज होती है ज़हन में रखें कि अगर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए Kc टेम्परेचर के इन्वर्स होता है और एंडोथर्मिक के लिए Kc टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है। तो इसलिए इसमें 9 में हमारी ऑप्शन बन जाएगी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से रिएक्ट कर रहा है और STP कह दिया है और कहते हैं कि इसमें 11.207 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो देखिए अगर हमारे पास 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड होती STP पर, तो इसका मतलब है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल इतने होते। तो अब चूंकि ये वॉल्यूम हाफ हो गया, तो मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे और 6 का हाफ करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3.01 इंटू 10⁻23 ऑप्शन बीटा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहे हैं और जब जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन इस तरह से होगा। इसको कह रहे हैं कि कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से अबव है और एक मेटल जो अबव है पोजीशन में वो उस मेटल को रिप्लेस कर देगी जो उससे बिलो है पोजीशन में। तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगी। यहाँ पे कॉपर जो है ना ये कॉपर आइंस की शक्ल में है और ये कॉपर है। याद रखें मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होती, तो ये जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है यानी ये किसी की रिडक्शन करेगा और मेटल आयन जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मेटल आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मेटल आयन ऑलवेज, और मेटल जो होती है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन हुई, कई तरीके हैं देखने के। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, कॉपर आयन थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है जी हमारे पास 11 और इसकी ऑप्शन फिर हमारे पास बन गई क्वेश्चन 11 की डेल्टा। तो ये इसमें याद रखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में देखें जनाब रिएक्शन गिवन है, एक्सरसाइज का, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ब्रोमीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट की है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गए हैं NaBr NaBrO3 वाटर वगैरह, और इसमें कहते हैं कौन है जो ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ। तो देखिए ब्रोमीन एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्योंकि सोडियम पहले ग्रुप से है तो +1 होती है। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, कम हो जाए तो इसे रिडक्शन बोलते हैं अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए। और यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन -6, सोडियम की +1। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा भी हुई है और अगर ज़्यादा हो जाए तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये असल में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है और इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो जब इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है तो ये ब्रोमीन है जिसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। यही क्वेश्चन था कि किसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। तो वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा भी हुआ है और कम भी हुआ। तो ब्रोमीन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द टर्म एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना ये टर्म जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए भी बोलते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड के लिए भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो होती है और कोवलेंट कंपाउंड में ये एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो होती है। लिहाजा ये जो टर्म है ये टर्म हम दोनों के लिए बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए भी और कोवलेंट कंपाउंड के लिए भी। एम्पिरिकल फार्मूला जो टर्म सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए बोलते हैं वो फार्मूला यूनिट है। तो यानी इसके फार्मूले को ना कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूले को मॉलिक्यूल कहते हैं, आयनिक कंपाउंड के फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहते हैं।
लेकिन ये दोनों एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, दोनों एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, यानी ये एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो है, ये आइंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो है। क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जी। ऑक्सीजन जो है, इसके अलावा कार्बन है, टिन है और क्लोरीन है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, टिन के 11 हैं, कार्बन के 3 हैं, ऑक्सीजन के भी 3 हैं। तो सबसे कम आइसोटोप्स जो हैं वो फिर क्लोरीन के हो गए। क्वेश्चन 50, तो ये ऑप्शन जो है ना 14 की वो हमारे पास डेल्टा होगी। क्वेश्चन 15, एवोगैड्रो नंबर मे बी रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज। एवोगैड्रो नंबर पता चल जाए तो एवोगैड्रो नंबर से हमें मालिक्यूल भी पता चल जाते हैं, और एवोगैड्रो नंबर पता चल जाए तो इससे मोल भी पता चल जाते हैं। या एवोगैड्रो नंबर का मतलब है इतने मालिक्यूल हैं या इतने पार्टिकल्स हैं किसी के, और इसी से किसी के इसका मतलब होता है 1 मोल है अगर 1 एवोगैड्रो नंबर है। तो यहीं से फिर हमें वॉल्यूम का भी अंदाज़ा हो जाएगा, मैस का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जब मोल पता लग गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता चल जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। जो है ना NaCl और आयोडीन और डायमंड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों में याद रखिएगा इनके स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं। और ये हमारे पास जो है ना तीनों सिलेबस में भी हैं, चारों, इन चारों के लिए याद रखना कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। क्वेश्चन नंबर 17 जनाब, 17 में है ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो प्रेशर क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो ये 16 का जो आंसर था ये तो फिर हमारे पास बीटा हो गया। 17 जो है इसका आंसर है डेल्टा। तो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को लो रखते हैं और लो प्रेशर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी होती है। और जो प्रेशर होता है दोनों में सेम डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन में भी प्रोटॉन में भी। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में परफोरेटेड कैथोड यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए 0.01 टॉर। याद रखिएगा नॉर्मल एयर का प्रेशर 760 टॉर होता है, तो ये 1 टॉर का भी हमारे पास 100th पार्ट है, वेरी लो प्रेशर है। पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती? पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती कि जो कैथोड रेज है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली ये कैथोड रेज गैसियस मॉलिक्यूल से टकराती हैं और उनको आयनाइज कर देती हैं। और जब उन्हें आयनाइज कर देती हैं तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो जो आके स्ट्राइक किया और एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें से इजेक्ट हो गया, तो फिर ये पॉजिटिव रेज ऐसे प्रोड्यूस होती हैं। लिहाजा 18 का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है ना, एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज़ होता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करने के लिए, और इसमें प्रेशर एक्सेस में रखते हैं। बीटा ऑप्शन है इसकी 20 एटमॉस्फेयर, ताकि कंप्लीट कंबस्शन हो जाए। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का मकसद है ताकि कंबस्शन कंप्लीट हो जाए। और ये यूज़ किस लिए होता है? ये अपरेटस यूज़ होता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करने के। क्वेश्चन 20, इन अ ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। आपको बताया था कि आयनिक रेडियस हो, कोवलेंट रेडियस हो, एटॉमिक रेडियस हो, मेटेलिक रेडियस हो, कोई भी रेडियस मतलब साइज, डाउन द ग्रुप साइज हमेशा इंक्रीज करता। लिहाजा 20 का आंसर जो है वो अल्फा हो जाएगा। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ पे ना एक बात याद रखें, अगर किसी मालिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए, जैसे देखो ना अमोनिया है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से फास्फोरस का जो कंपाउंड है PCl3, तो ये थर्ड ग्रुप से है, इसके पास लोन पेयर है। तो जब भी थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट जो है वो 3 बॉन्ड फॉर्म करे तो उसके पास एक लोन पेयर होगा। तो ये जो जब भी सेंट्रल एटम जो है हैव अ लोन पेयर, तो व्हेन इट इज हैविंग लोन पेयर
इज ऑलवेज पोलर, तो ये हमेशा पोलर होगा नेचर के अंदर, तो ये नेचर में हमेशा पोलर होगा। बाकी जितनी ऑप्शन है ना, उन ऑप्शन में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे है लोन पेयर। तो जब भी सेंट्रल एटम जो है किसी मॉलिक्यूल में उसके पास लोन पेयर होगा वो हमेशा पोलर होगा, और अगर लोन पेयर नहीं है तो वो हमेशा नॉन पोलर होगा, चाहे बॉन्ड पोलर भी हैं। तो बाकी सब में लोन पेयर नहीं है। एलिमेंट्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और इधर जो है ना जनाब वो मेटल्स होती हैं और इधर जो है ना वो नॉन मेटल्स होती हैं। सारी नोबल गैसेस नॉन मेटल्स हैं, हेलोजन नॉन मेटल हैं, तो इसलिए एक तरह से पूछ ली बात कि मेटल नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एक्सट्रीम राइट पे होती हैं, और जितना हम राइट पे जाएंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। 23 द एलिमेंट इन विच सिस्टम स्टडीड इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी देखो अगर एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई पोटेशियम कार्बोनेट है उसे हीट कर रहे हैं और हीट करके स्टडी करना चाहते हैं, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो एयर है, जो इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, जो इसके इर्द गिर्द कुछ भी है, ये सराउंडिंग कहलाएगा। प्रैक्टिकली तो यही कहते हैं, जो थ्योरेटिकली कि सिस्टम जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम है, और उसके अलावा पूरी यूनिवर्स सराउंडिंग है। लेकिन प्रैक्टिकली ना सराउंडिंग क्या होती कि जिसके साथ हमारा सिस्टम मैस और एनर्जी एक्सचेंज कर सके, तो मैस एक्सचेंज कर सके, एनर्जी एक्सचेंज कर सके, तो वो सराउंडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शन, जी स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करे उसे स्टेट फंक्शन नहीं कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन की बजाय हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जो स्टेट फंक्शन नहीं होते वो वर्क फंक्शन कहलाते हैं। 25 राइट हाफ सेल कंटेन्स, देखें जब गैल्वेनिक सेल लिखते हैं ना उसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि हमेशा एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, यानी जिस पे ऑक्सीडेशन होनी है ना उससे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही, और राइट हैंड साइड पे कैथोड होता है जिस पे हमेशा रिडक्शन होनी है। अब ये जितनी मेटल यहाँ पे गिवन है इनमें से और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल पोजीशन में अबव होती है वो हमेशा एनोड होती है, और जो पोजीशन में बिलो होती है वो हमेशा कैथोड होती है। तो इसमें हमने देखना है कि कौन राइट साइड पे है, मतलब कौन है जो हमेशा कैथोड बनेगी। इनको अगर आपस में कनेक्ट करें, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं किस पे, जिस पे हमेशा रिडक्शन होगी तो कॉपर होगी, क्योंकि कॉपर इनमें लिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे नीचे मौजूद है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जेन में होनी चाहिए, उसके निमोनिक्स बने हुए हैं, तो इसलिए आंसर चार्ली होगा। कॉपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पोजीशन में बिलो, और जो बिलो वो कैथोड, वहाँ पे रिडक्शन होगी, और उसी को राइट साइड पे लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस इन शी इज पास एट अ प्रेशर ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वर्क करता है। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं प्रेशर की वो हैं 1 एटमॉस्फेयर, और ये होती है 760 टॉर। तो लिहाजा ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस, ये जनाब 760 टॉर, और 760 टॉर को ही 760 मिलीमीटर मरकरी भी बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, इस प्रेशर पे ये गैस पास करते हैं हाइड्रोजन। तो इसकी 26 की ऑप्शन अल्फा। 27 जनाब 27 यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट कांस्टेंट के तो यूनिट चेंज हो सकते हैं,
लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, और इसके यूनिट हमेशा होते हैं मोल पर DM³ पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट कभी चेंज नहीं होते, चाहे कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। रेट कांस्टेंट के यूनिट जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज नहीं होते। 28 इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड हैविंग, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं जो के जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन में एनोड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर हो ना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये साइन डिफरेंट है, लेकिन एक बात जो हमेशा कॉमन रहेगी, याद रखिए कि एनोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे साइन बेशक चेंज हो जाए, लेकिन कैथोड पे रिएक्शन हमेशा रिडक्शन होगा। कैथोड कहते ही उसको है जिस पे रिडक्शन रिएक्शन हो। तो जनाब क्वेश्चन नंबर हो तो 28 का जो आंसर है वो हो गया बीटा। क्वेश्चन 29, which set of m by e mass to charge values is most likely to correspond the mass spectrum of chlorine। देखो mass spectrum जो है क्लोरीन का, क्लोरीन गैस बोला, और गैस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल। तो कह रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का मैस स्पेक्ट्रम कैसा होगा। मैस स्पेक्ट्रम या मैस स्पेक्ट्रोमीटर तो नहीं है सिलेबस हमारा डायरेक्ट, लेकिन मतलब इसमें एक बात समझानी ये है कि मैस स्पेक्ट्रम में जितने किसी के आइसोटोप होते हैं उतनी पीक्स आती। देखो अगर Cl हो ना तो Cl 35 होता आइसोटोप और 37 वाला। तो अगर क्लोरीन एटम की बात करते हैं ना तो उसमें तो 2 पीक्स नज़र आती, सिर्फ एक नज़र आ जाती 35 वाली, एक आ जाती 37 वाली। 35 अबंडेंट है तो ज़रा वो थोड़ी उसकी लेंथ ज़्यादा होती, पी की हाइट ज़्यादा होती। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो अब देखो मॉलिक्यूल में क्या क्या पॉसिबल है कम्बिनेशन, यानी दोनों 35 के हो जाएं, दोनों जो हैं वो 37 के हो जाएं, एक 35 का हो जाए, एक 37 का हो जाए। तो ये इसमें ऑप्शन पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो मॉलिक्यूल टूट जाए तो टूट के तो एक 35 वाला अलग हो जाए, एक 37 वाला अलग हो जाए। तो उसके स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स नज़र आ सकती, एक 35 की, एक 37 की, एक जो है वो 70 की, एक जो है 74 की, एक 72 की। 37 ऐड करें तो 74। देखो ना मैस स्पेक्ट्रम में जो पीक नज़र आती हैं वो जितने आइसोटोप होते हैं उतनी पीक नज़र आती हैं, जितने पॉजिटिव आयन बनते हैं आइसोटोप्स के उतनी पीक नज़र आती हैं। तो क्लोरीन एटम होता है तो 2 ही पीक नज़र आती हैं। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में फिर ऐसे कम्बिनेशन देख लेते हैं। तो भाई एहतियातन कर रहे हैं, एक थोड़ा सिलेबस समझो ज़्यादा बात है कि 2 क्लोरीन एटम है और उन दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन एटम 35 मैस वाले हैं। तो फिर वो 35 70, तो 70 पे पीक नज़र आएगी, 74 पे, 72 पे, और अगर एटम्स हैं खाली तो ये नज़र आएगी। सो ये ऑप्शन बन जाएगी बीटा। क्वेश्चन 30, हाँ ये क्वेश्चन देखो, कहते हैं यार हाइड्रोकार्बन है कोई, उस हाइड्रोकार्बन की हम कंबस्शन कर रहे हैं। कंबस्शन रिएक्शन वो होता है जिसमें लाजमी तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं ना बनेगी तो उसको हम कंबस्शन रिएक्शन ही नहीं कहेंगे। अच्छा ये हो गया। अब वो कह रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन बताओ कौन सा इसमें जिसका अगर हमने वॉल्यूम लिया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर कंबस्शन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी 60 क्यूबिक सेंटीमीटर और वाटर बना 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो जो गैसियस रिएक्शन होते हैं या वो रिएक्शन जिसमें वॉल्यूम गिवन होते हैं, वॉल्यूम को हम इन टर्म्स ऑफ मोल समझते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल समझते हैं।
इसका मतलब है जितने मोल हाइड्रोकार्बन के हमारे पास होंगे उससे 3 टाइम मोल्स जो है ना वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और उससे 2 टाइम्स दुगने मोल, डबल मोल वाटर के बनेंगे। तो इस शर्त पे अगर आप देखो तो ये C3H4 पूरा उतरेगा। ये जो C3H4 है अगर इसकी कंबस्टन करेंगे तो 3 कार्बन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बनेंगे, यानी जितना हाइड्रोकार्बन है उससे 3 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और वाटर जब बनेंगे तो एक वाटर के लिए 2, जब वाटर फॉर्म करना है तो एक वाटर मालिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनेंगे। इसका मतलब इसमें यह है कि अगर इसका जितने मोल हैं उससे 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 2 टाइम्स वाटर फॉर्म होगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा हो जाएगी। अगर आप देखें, चलो कोई मतलब जैसे चार्ली है C3H8 है, अगर इसकी कंबस्टन करते तो कार्बन डाइऑक्साइड के तो 3 मोल ही बनते, तो 8 हाइड्रोजन है तो 4 मोल वाटर के बन जाते, यानी जितने मोल हाइड्रोकार्बन से के थे उससे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती और 4 मोल वाटर बनता। तो हमारा क्वेश्चन में ये था कि 2 मोल वाटर बने, सो ऑप्शन ए है। 31 में ये कहते हैं जनाब कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव टू आयनाइज। हमारे पास नियॉन है और नियॉन के मोल हैं जनाब हमारे पास 10⁻⁻⁶ मोल नियॉन है, और कह ये रहे हैं कि हमने इनको कन्वर्ट करना है किस में, नियॉन आइंस में। तो हर नियॉन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। एक नियॉन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इतने मोल नियॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। इसका मतलब है जितने ये हैं इतने मोल ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, क्योंकि हर नियॉन के लिए 1 मोल। और अगर तादाद में बताना है तो मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है इतने मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो जब इतने मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो मोल होता है 6 × 10⁻23, तो मोल की जगह ये लिख दिया। तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे अगर तादाद बतानी है। मोल में बताना था तो उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, क्योंकि एक नियॉन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारी बन जाएगी 31 की जनाब बीटा। 32 में एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में कह रहे हैं आप बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो PdCl2 और ये प्रोडक्ट में प्लेडियम में चेंज हो गया। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, 2 क्लोरीन की -2, तो बैलेंस करने के लिए प्लेडियम की हो गई है +2, और यहाँ एलिमेंट है तो प्लेडियम की +2 से 0 होगी। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हुई, डिक्रीज़ हुई। प्लेडियम की डिक्रीज़ कर गई है और कार्बन की इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऑप्शन होगी डेल्टा। क्वेश्चन 33, इसमें जनाब देखिए 33 में कहते हैं कि Q+2 कोई मेटल है या कोई आयन है, उस पर +2 चार्ज है, इसमें 44 प्रोटॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 44 है। इसका मतलब इसमें 44 प्रोटॉन है, और जो Q है, Q यानी जब ये न्यूट्रल होता इसमें 44 प्रोटॉन होते और 44 ही इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि जितने किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तो Q है तो Q जिसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें 44 प्रोटॉन है तो 44 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे तो Q2 दिया हुआ ना, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि जब चार्ज आता है प्लस या माइनस तो प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 42, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। तो इसका मतलब है Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 42 इलेक्ट्रॉन है। तो ये काउंट करेंगे तो चार्ली बन जाएगा, क्योंकि आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 18 और फिर D के 10 और ये सब काउंट करेंगे तो ये 42 बन जाएंगे।
4 क्वेश्चन, द बॉन्डिंग इन क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। आयोडीन का क्रिस्टल ये होता है कि उसमें इन कॉर्नर्स पे आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सब जगहों पे। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ना, जो कि वैन डर वाल्स फोर्स है, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और दो आयोडीन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो आयोडीन एटम्स हैं, आयोडीन सॉलिड है, क्रिस्टल है इसका, तो 2 और ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है I2। तो I2 और I2 में तो वैन डर वाल्स फोर्स हो गई नॉन पोलर होने की वजह से, और जो आयोडीन है इसमें हो गया कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है और मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बाद जनाब क्वेश्चन है 35, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है। 34 का आंसर फिर जो हो गया वो बीटा है। 35 क्वेश्चन 35 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है, कहते कौन सबसे ज़्यादा पोलर है। तो यार जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा पोलर होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HBr में होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ब्रोमीन जो है इसकी 2.8 है, इसका डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा 0.7 है, इसलिए सबसे ज़्यादा पोलर है। 35 का आंसर डेल्टा हो गया। 36, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज आयनिक बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन द नेम्ड एटम्स। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवलेंट होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, ये सब कोवलेंट है। एक ही एल्यूमिनियम का हैलोजन से कंपाउंड है जो आयनिक है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो बोरॉन फ्लोराइड कोवलेंट है जी, बोरॉन फ्लोराइड भी कोवलेंट है। और हाइड्रोजन क्लोरीन तो कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ, जब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन मिले तो ये बॉन्ड आयनिक है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड, इन्हें हाइड्राइड बोलते हैं इसलिए, तो जब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन मिले तो ये आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। और यही हमने बताना था कि आयनिक बॉन्ड किस में है। तो 36 का डेल्टा हो गया। 37 में लेटेस्ट एनर्जी हमसे पूछी है। द आयनिक सॉलिड्स, द रेडियस एंड सबके चार्ज दे दिए, +1 +2 उनका रेडियस यानी साइज भी दे दिया है। लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया। देखो यार लेटेस्ट एनर्जी का जो ऑर्डर है, याद रखें कि जो लेटेस्ट एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज रेडियस ऑफ द आयंस। तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा तब होगी जब चार्जेस ज़्यादा होंगे और या जब साइज कम होंगे। तो इस हवाले से अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो डेल्टा ऑर्डर बनेगा, क्योंकि M और Z जो है ना इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। M और Z पे चार्ज सबसे ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। उसके बाद जो है वो IX बनेंगे, L और X बनेंगे। उसकी वजह क्या होगी, हाँ J और X बनेंगे। उसकी वजह कि इनका चार्ज तो सेम है J और X का, इनका साइज़ सबसे कम है। क्योंकि चार्ज सेम हो गया तो फिर साइज़ फैसला करेगा। तो ये डेल्टा ऑर्डर बनेगा। 38 कहते हैं जब स्टाइकोमेट्री डिस्कस करते हैं, स्टाइकोमेट्री ये होती है कि किसी रिएक्शन में जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनकी अमाउंट्स और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उनमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम कहेंगे यार 28 ग्राम इसके, 6 ग्राम इसके, तो 34 ग्राम इसके बनेंगे। तो जब हम ये कहेंगे ना, और ये जो अमाउंट्स में रिलेशनशिप है इसे स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। अब देखें जब हम ये इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए कहीं ये कहेंगे कि 34 ग्राम अमोनिया बन रही है, तो ये तभी पॉसिबल है ना अगर ये 26 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, लिहाजा एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वेशन बता रही होती है उतना प्रोडक्ट नहीं बनता, उतना, चूँकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक जो मैस है रिएक्टेंट का टोटल और प्रोडक्ट का टोटल मैस है वो इक्वल होना चाहिए।
और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा स्टोइकोमेट्री यानी ये अमाउंट्स में रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं, यानी अगर कहेंगे कि 34 ग्राम अमोनिया है इतने 28 ग्राम और 6 ग्राम के मिलने से बन रही है, तो तब हम ये कंसिडर करेंगे या ज़हन में रख लेंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, वगरना नहीं बन सकेगा। तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए जी स्टोइकोमेट्री जो है उसको यूज़ करते हुए। 39 क्वेश्चन है, AgCl गिवन है, AgCl सॉल्ट है, जब ये आयनाइज होगा तो सिल्वर आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन बनेंगे, और इसकी KSP वैल्यू कहते हैं बताएं कितनी है। डिज़ोल्व विद द कंसनट्रेशन, सॉल्युबिलिटी दे दी है उन्होंने कि इसकी सॉल्युबिलिटी 2 × 10⁻² है। तो शुरू में यानी सॉल्युबिलिटी वो मोल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाने हैं, ये नहीं कि जितने मोल्स हमने लिए थे और उसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में जाना है। जब किसी की सॉल्युबिलिटी कहते हैं तो सॉल्युबिलिटी वो मोल्स होते हैं किसी के जो आइंस में चेंज होने, तो इतने मोल्स हैं हमारे पास शुरू में, तो ज़ीरो को जब ये चले जाएंगे आइंस में तो इसके भी इतने ही मोल बनेंगे और इसके भी इतने ही मोल बनेंगे। KSP का फार्मूला लिखते हैं, KSP का फार्मूला होता है कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं उनका ये प्रोडक्ट होता है। तो ये सिल्वर आइंस हो जाएंगे 2 × 10⁻², क्लोराइड आयन भी हो जाएंगे 2 × 10⁻², तो ये 4 × 10⁻4 बन जाएगा KSP। लास्ट है जी क्वेश्चन 40, तो ये डेल्टा आंसर आएगा इसका। 40 में क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 0.1 ग्राम हाइड्रोजन इज बर्न कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन, तो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे। देखें अगर तो इक्वेशन लिखें वाटर की फॉर्मेशन की, तो जितने मोल हाइड्रोजन के होते हैं उतने मोल वाटर के बनते हैं। अब ये, और जब हाइड्रोजन कहेंगे ना तो इसका मतलब गैस है, और गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स पर ही मुश्तमिल होती है, H नहीं होगा, H2 होगा। खाली हाइड्रोजन कहें तो H2 ही होगा हमेशा। तो इसका 0.1 ग्राम गिवन है, इसको 2 से डिवाइड कर लें जो H2 का मोलर मैस है, तो इतने मोल हैं इसके और इतने मोल ही वाटर बनेगा। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि मोल से मॉलिक्यूल बन जाए। तो ये जनाब फिर हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 3 6 हो गया, ये से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 0.3 × 10⁻23 हो जाएगा। और अगर इसे 3 कर देंगे यानी ये डेसिमल इधर मूव कर देंगे, तो डेसिमल जैसे ही इधर मूव करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट, जितना डेसिमल को राइट पे करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट कम होता जाएगा। 1 प्लेस किया है तो ये 10⁻22 हो जाएगा। तो इक्वेशन में जितने मोल, पहले हाइड्रोजन के हमने मोल फाइंड कर लिए, 0.1 ग्राम गिवन था, उसके मोल बना लिए, और जब हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल है, तो इसके मोल बना लिए। उतने ही मोल वाटर के बनने थे, उसको हम मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लिया है वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो बाकी उसे रैशनल कर लिया। अपना ख्याल रखिए और दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।